Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Magnetic Tutorial. We are going to start the part 3 of Fundamental Unit of Life chapter from NCERT. हम लोग अब लाइन बाय लाइन NCERT को पहले इसके दो पार्ट्स को इस चैप्टर के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि क्लास 9th के बायोलॉजी से लिया गया है, दो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि NCERT पूरा लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का है। तो हम लोग बिना डिस्कशन किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से न्यूक्लियस से हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग को पढ़ना है और समझना भी है। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो माउंट ऑफ जो ओनियन हम लोग बनाए थे ओनियन पील का, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे थे, सेल वॉल को देखे थे, और फिर हम लोग वहां पे न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत था लेकिन न्यूक्लियस का चर्चा वहां पे नहीं किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, सेल वॉल क्यों बोले, क्योंकि ये जो ओनियन पील लिया गया प्लांट सेल का है। तो वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। वहां पे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन भी डाले थे, सैफरनिन भी डाल सकते हैं, था कि नहीं। वहां पे इथाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं ताकि उसको मॉइस्चर मिलता रहे। मॉइस्चर मिलेगा तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। कॉन्ट्रास्ट याद रखिएगा, क्या बढ़ेगा? कॉन्ट्रास्ट, जिसको हम लोग स्टेन भी बोलते हैं, स्टेनिंग करना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज को थोड़ा अच्छा से समझना, उसके बारे में डीपली तक हम लोग समझ सके उसको, ठीक है। वाई, ऐसा क्यों किया गया था, आयोडीन सोल्यूशन क्यों डाला गया था? व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जॉर्बिंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन। अगर बिना आयोडीन सोल्यूशन के डाले तो क्या होगा, कैसा दिखेगा? तो एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, जब बिना आयोडीन सोल्यूशन का अगर हम लोग डालते हैं, चाहे वो कितना भी मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप हम लोग यूज कर ले, अगर मॉइस्चर नहीं रहे तो फिर अंदर का जो भी कंट्रास्ट खत्म हो जाएगा। आप लोग कैमरा यूज करते हैं, कैमरा में भी, मोबाइल के कैमरा में भी आता है फोटो एडिट करने के बाद कंट्रास्ट बढ़ाना, शार्पनेस बढ़ाना, आता है कि नहीं, ब्राइटनेस को बढ़ाना, ये 3-4 चीज आते हैं। वही कंट्रास्ट या फिर शार्पनेस बोल सकते हैं, वही चीज का यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसको हम लोग स्टेनिंग करना बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, व्हाट वुड वी सी इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। बिना आयोडीन सॉल्यूशन के फिर तो उतना अधूरा अधूरा सा रह जाएगा, पूरा दिखेगा भी नहीं क्लियर, ठीक है। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कि ट्राई कीजिए और इसका डिफरेंस बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो जब स्कूल में आप लोगों का माइक्रोस्कोप, जब स्कूल खुल जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू इस चीज को भी आप लोग के एक्सपेरिमेंट में बताया जाएगा। आप लोग अपने अपने स्कूल में इस चीज को पूछ सकते हैं टीचर से, ठीक है। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। बोल रहा है क्या सभी सेल कलर्ड होते हैं? तो हाँ, यहाँ पे कलर्ड होते हैं, हम लोग देखे होंगे, हल्का सा पता चलता है कि कलरफुल हुआ है पहले से। आयोडीन सॉल्यूशन का काम ही है थोड़ा सा कलरफुल कर देना, ठीक है। According to their chemical composition, different regions of cell get colored differential। देखिए लिखा भी हुआ है, जो अलग अलग वहां पे जो हम लोग देखते हैं, कोई भी प्लांट सेल में जैसे हम लोग डाले, मान लेते हैं ओनियन पील में डाले, वहां बहुत सारा सेल होता है कि नहीं। ऐसे करके मान लेते हैं ओनियन का पील है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा सेल होगा ना, न्यूक्लियस भी होगा। सभी सेल यहाँ पे जो होंगे क्या होंगे, कलर्ड हो जाएंगे, होंगे डिफरेंट डिफरेंट। देखो लिखा हुआ डिफरेंशियली। सम रीजन्स अपीयर डार्कर, कुछ डार्क दिखेंगे, देन अदर रीजन्स, मतलब कुछ डार्क दिखेंगे, कुछ हल्का सा उससे कम डार्क होगा, लाइट कलर में होगा। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरनिन सॉल्यूशन, जो बता दिया गया, जिसमें इथाइल अल्कोहल यूज किया जाता है, और एक है जो कि मिथाइल ब्लूइन, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। ये सॉल्यूशन है सबका, ये भी सॉल्यूशन है। और आयोडीन सॉल्यूशन तो हम लोग देखें जिसका I2 सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका लिखा हुआ है टू स्टेन द सेल। देखो वही चीज बात आ गया कि नहीं, ये स्टेन कहां से आया, ये जो हम बता रहे थे कॉन्ट्रास्ट करना, मतलब थोड़ा अच्छे रूप से उसके बारे में जानना, उसी को बोलते हैं। ये चीज हो गया। उसके बाद थोड़ा स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे साइड से ही आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। सभी चीज को बताऊंगा बट साइड से थोड़ा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बीच पे आके बताता हूँ तो ये प्रोजेक्टर के जो भी लैंप लाइट है,
ये जो वर्ड्स को होते हैं वर्ड मेरे पूरे बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्लियर नहीं समझ में आता है, इसीलिए मैं थोड़ा ट्राई करूंगा साइड से या कभी कभी बीच में भी आके बताऊंगा। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, वी से पढ़ना है, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल फ्रॉम एन ओनियन, ओनियन से हम लोगों ने देखा सेल के बारे में, ठीक है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी, अब ओनियन के बारे में तो बहुत हम लोग समझ लिए, अब हम लोग अपने बॉडी का सेल देखेंगे। अब सब कोई सोच रहा होगा कि बॉडी का सेल भाई कैसे आएगा, क्या सर बोलेंगे कि थोड़ा चीड़ फाड़ करके सेल निकालने, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपली आप लोग सोच सकते हैं चिक का सेल हम लोग निकाल सकते हैं बॉडी के, अगर कोई टूथपिक है आपके पास, टूथपिक से हम लोग अंदर के तरफ से चिक के अंदर वाले पार्ट से, ठीक है, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी बोल सकते हैं, वहां से पार्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, टूथपिक के थ्रू उसको ऐसे थोड़ा सा बस हल्का सा ये करना है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा करना है, हल्का सा करके हम लोग बाहर लाएंगे, फिर नीडल से क्या करेंगे उसको स्लाइड पे रख देंगे। जो स्लाइड पे हम लोग ओनियन पील को रख रहे थे सेम वही प्रोसेस होगा, एकदम इजी है। देखिए आप लोग एक्टिविटी में ही आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 5.7 एक चीज और स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ या फिर एनसीईआरटी के जो भी वीडियोस अपलोड किया है आप लोग जो देखते हैं सामने जरूर एनसीईआरटी रखा कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत मस्त होगा, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा वाटर, यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम का स्पून आता है छोटा सा, ठीक है, जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक, मतलब चीक के क्या करना है इनसाइड सरफेस, स्पून से या फिर वो टूथपिक से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक, क्या स्टक होता है, मतलब उस पे आता है, जरूर आएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा व्हाइट व्हाइट टाइप का या फिर येलोइश टाइप का, थोड़ा सा अंदर से आ जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, अब देखिए नीडल के हेल्प से क्या करना है उस स्टक के, जैसे मान लेते हैं ये टूथपिक है ऐसे करके, ठीक है, टूथपिक थोड़ा सा ऐसे हो गया, यहाँ पे वो जो भी हम लोग स्टक हो रहा है, जो चीज जो चिक सेल से निकल रहा है वो यहाँ पे फंसा हुआ, अब क्या करेंगे नीडल तो बहुत पतला होता है, ऐसे करके नीडल से क्या करेंगे इसको थोड़ा सा अटैच करके हटा लेंगे और स्लाइड जो है ये स्लाइड पे क्या करेंगे इसको लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। और इस स्लाइड पे पुट करने से पहले यहाँ पे एक ड्रॉप हम लोग को क्या करना है वाटर भी डालना है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है on the glass slide keep ready for this to color the material we can put a drop of methylene blue, देखो ये सॉल्यूशन मिला सकते हैं, सैफरनिन डाल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल मिला सकते हैं, आयोडीन डाल सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन डाल सकते हैं ताकि इसको मॉइस्चर मिले और कलर्ड मिल सके, ठीक है। वाटर भी मिलाते हैं क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चरिटी बना रहेगा, अगर सूख जाएगा तो फिर वो क्लियर नहीं विजिबल होगा, याद रखिएगा। नाउ द मटेरियल इज रेडी, अब आपका मटेरियल रेडी हो गया फॉर ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए कवर स्लिप ऑन इट, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, आप अब क्या देखते हैं इस चीज को देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। अब देखिए आप लोग कभी तक देखे नहीं है तो आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो सेम वैसा ही चिक सेल भी हम लोग का कुछ ऐसा तरह का दिखेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा तरह का, ऐसा ऐसा बहुत सारा बना जैसा ऑनियन पील में हम लोग देखे थे, जस्ट सिमिलर टू दैट हम लोग बोल सकते हैं ऐसा ऐसा करके बना हुआ आएगा, मतलब वो जो छोटा सा निकाले उसको हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इसमें बहुत सारा सेल होता है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट, हम लोग इस चीज को देख लिए, तो इसको अब इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट करेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ऑर्गेनेल्स के बारे में सबके बारे में पढ़ लेंगे, लास्ट जो हम लोग का बचेगा डिवीजन और थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस दो इसके बाद और वीडियो आने वाला है, तो पूरा आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका टिश्यू चैप्टर आएगा, उसके बीच में हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी अपलोड करेंगे चैप्टर को, ठीक है। यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट वाज देयर ए डार्कली कलर, क्या वहां पे डार्कली कलर का कुछ दिख रहा है, स्फेरिकल और ओवल, हाँ एकदम वैसा ही दिखेगा, ठीक है, डार्क दिखेगा, थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का दिखेगा और ओवल टाइप का दिखेगा, रेडिश बोल सकते हैं, रेडिश कलर में आता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर टाइप का नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, नियर द ईच सेल बोला, सभी सेल में, सभी जो भी सेल आएगा उस सभी सेल में डॉट 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 ऐसे करके रहेगा, सभी में एकदम सेंटर पे रहेगा, लेकिन ये चीज प्लांट में नहीं होता है सेंटर पे, आप लोग इसका आंसर जानते हैं, प्लांट में क्यों नहीं होता है सेंटर पे, क्योंकि वहां वैक्यूल होता है स्टूडेंट, वैक्यूल के कारण क्या होता है, वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, साइज के बड़ा होने के कारण क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो स्लाइटली साइड में आ जाता है, ठीक है, उस सेल के अंडर में, जो यूकैरियोटिक में तो दोनों आता है, लेकिन जो एनिमल का बात करते हैं तो एनिमल में वैक्यूल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल में क्या होता है यहाँ पे
सॉरी वैक्यूल के बाद यहाँ पे हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, वो तो प्लांट में था। एनिमल में क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड होगा, ठीक है। ये चीज देखिए सब में सेंट्रली बीच में लोकेटेड हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियस बोलते हैं। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ओनियन पिल, क्या ओनियन पिल में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखने के लिए मिला था? सेम तो मिला था, बट वहां पे स्लाइटली थोड़ा सा क्या था, साइड में था। वो क्यों था, वैक्यूल के कारण। यहाँ पे तो वैक्यूल के कारण नहीं होगा, यहाँ पे एकदम सेंट्रली लोकेटेड होगा, जहां पे बीच में होगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख लिया। फिर अब वहां से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको साइड कर दे पहले, चलिए। अब फिर यहां से स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ध्यान से एक चीज, थोड़ा सा इधर साइड में हो गया है, एक ये हो गया, ठीक है। अब सबको क्लियर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा स्टूडेंट ध्यान से इधर देखिएगा आप लोग, इसको थोड़ा इरेज कर दे। वहां पे देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, लिखा हुआ है द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल लेयर्ड है, कवरिंग जो कवर किए हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। क्या बताया जा रहा है, न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं, या फिर याद रखिएगा स्टूडेंट न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। वहां पे कुछ पोर्स भी होते हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे लिखा हुआ शायद नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पोर हम ऐसे कर देते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। जहां से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है। किस किस चीज का, जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, जो जीन होते हैं, जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर या फिर हेरिडिटी इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, वो ट्रांसफर होता है मदर्स टू फादर, सॉरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। मदर और फादर का जो क्रोमोसोम आके बना हुआ होता है, तो यही चीज के बारे में यहाँ पे पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है। which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside। outside क्या है, outside कौन है यहाँ पे, outside में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। that is to the cytoplasm which we will talk about in section 5.2.4। मतलब जब जस्ट इसके बाद वाले सेक्शन में, मतलब ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, इसके बाद साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। तो वही चीज बोला जा रहा है, जो पोर के थ्रू, न्यूक्लियर जो पोर होता है न्यूक्लियस का, उसके थ्रू कहां पे आता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक हम लोग तो पढ़ लिए। अब यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह होगा, मैं वहीं पे फिगर बना दूंगा। इस साइड आपको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एक फिगर बना देता हूँ। ये फिगर देख के आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस का पूरा अच्छा से एक फिगर बना देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ध्यान से। ये हो गया आपका ऐसे गोल एक, ठीक है, सिंपली। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डॉटेड ऐसे करके होगा, ये होगा न्यूक्लियोलस। क्या होगा, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस का चारों तरफ से मेम्ब्रेन हम कर दिया, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट हरदम ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े भी हुए हैं पहले। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। ये बाहरी वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूक्लियर इनवेलप। इनवेलप, ठीक है। ये सब हो गया, इतना हम लोग देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे ये क्या हो गया, क्रोमैटिन। इसको साइड में लिख देते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट क्या होगा। अब एक चीज और, यहाँ पे ये तो हम लोग अंदर वाला सब कुछ पढ़ लिए। हाँ, एक और बच गया यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे स्टूडेंट आप लोग पढ़े थे सेल में थोड़ा सा शुरू में ही हम बताए थे, या फिर पीपीटी वाले पार्ट में हम बताए हुए, पावर पॉइंट जो आपका लेक्चर वाला पार्ट है वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो सेल है, तो सेल में हम लोग क्या देखे थे स्टूडेंट, सेल के पास न्यूक्लियस को छोड़ के जो एरिया बच जा रहा है, जहां पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे न्यूक्लियस में भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के जो हिस्सा बच जा रहा है न्यूक्लियस के अंडर में, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, पूरा न्यूक्लियस को छोड़ के जो बच जा रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
वहां पे बोले थे साइटोप्लाज्म, यहाँ बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। वहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। अब देखिए, अब बाहर वाले पार्ट पे आते हैं। बाहर क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा ऐसा कुछ तरह का स्ट्रक्चर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ये पूरा ज्वाइंटेड रहता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ फिगर थोड़ा सा अलग सा हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें क्या होता है, कुछ में डॉटेड लाइक इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है, कुछ में, सब में नहीं होगा। देखो यहाँ पे डॉटेड लाइक हम 2 में बना दिए, 2 में छोड़ दिए। तो ये जो डॉटेड लाइक जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये क्या है, राइबोसोम। तो जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, ये हो गया रफ वाला, रफ, इसको बोलेंगे रफ ईआर, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सिंपल है इसको बोलेंगे SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER और SER को शेर और रेर नहीं पढ़ लेना है। RER का मतलब है रफ और S का मतलब है स्मूथ, ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना हम लोग समझ गए, बस स्ट्रक्चर यही है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसको हरदम याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज हम लोग को देखना था, बस ये हम लोग का क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज यहाँ पे बच जा रहा है, यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो पोर यहाँ पे एक होगा छोटा सा, सब में होगा, ये पूरा क्लोज होता है। जो भी हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए हैं क्लोज होता है। यहाँ पे फिगर जो बनाए हुए हैं, फिगर यहाँ पे जगह नहीं है, इसके कारण थोड़ा अटैच हो गया। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियर पोर। याद रखिएगा सब चीज को, जो हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे। और सबका हो गया ये क्लियर, सबको दिख रहा है फिगर, थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ। देखिए अब पूरा क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये चीज हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे स्टूडेंट, ये सभी चीज को तो हम लोग देख लिए, आप लोग देख लिए, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक चीज और बता दूं, यहाँ पे न्यूक्लियस से रिलेटेड क्या होगा। न्यूक्लियस अलग अलग तरह का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। मेनली तो ऐसे सिंगल न्यूक्लिएटेड ही सब होते हैं, बट हम यहाँ पे अगर सिंगल न्यूक्लिएटेड की बात करें, सब तो सिंगल, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये बोलेंगे सिंगल वन का। अगर 2 हो तो क्या बोलेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड। अब सबके मन में आ रहा होगा कि लगभग में तो सिंगल न्यूक्लिएटेड है, लेकिन सर बाई न्यूक्लिएटेड क्यों बता रहे हैं। तो बाई न्यूक्लिएटेड का एग्जांपल आप लोग एक तो लिख लीजिए। ऐसे और भी होता है, पैरामीशियम कॉर्डाटम, CAUDATUM, ठीक है। ये स्पीसीज है पैरामीशियम का, पैरामीशियम कॉर्डाटम जीनस, और इसका स्पीसीज हो गया। थर्ड में हम लोग आएंगे स्टूडेंट, जब एक से ज्यादा होगा, मतलब 2 से ज्यादा होगा, 3 4 5 हो सकता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलिए इसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड। 3 का मतलब 3 ही नहीं, क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ओस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, बोन सेल को बोल सकते हैं, बोन सेल। आप लोग को दिखाएंगे बोन सेल का ऐसे स्ट्रक्चर शायद हम दिखाए भी हुए हैं, आप लोग जाके मेरा PPT देख सकते हैं, वहां पे मैंने स्ट्रक्चर भी दिखा के बताया हुआ है। तो बोन सेल से ये तीनों हो गया। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है क्या, तो हाँ होता है। देखिए कहाँ पे होता है, मैमेलियन RBC में होता है, मैमेलियन RBC में। ये कब होता है, स्टार्टिंग स्टेज में, जब इमेच्योर RBC रहेगा, मतलब एकदम स्टार्ट में, जब मैच्योर होने वाला रहेगा, ठीक है, तब होता है। ये चीज एकदम स्टार्टिंग की बात बोली जा रही है। कब क्या होता है उसमें, ए न्यूक्लिएटेड, ए न्यूक्लिएटेड। ए का मतलब ही होता है एब्सेंट, और न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस। एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस इन मैमेलियन RBC। यूनी न्यूक्लिएटेड इज फाउंड इन, लगभग और सब ऑर्गेनिज्म में बोल सकते हैं, ठीक है। बाई न्यूक्लिएटेड इज फाउंड इन पैरामीशियम कॉर्डाटम, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड इज फाउंड इन ऑस्टियोसाइट, दैट इज बोन सेल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे, तो इसको थोड़ा इरेज हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, अब हम लोग लिखा हुआ नेक्स्ट हम लोग का, ठीक है। द न्यूक्लियस कॉन्टेन्स क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोजोम, ठीक है, विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। जो विजिबल होते हैं रॉड शेप स्ट्रक्चर के जैसा दिखते हैं, ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। हाँ, और एक चीज, क्रोमोजोम तभी दिखेंगे न्यूक्लियस में जब डिवाइड होगा, ठीक है, सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म, फिर सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन में मेनली मियोसिस, माइटोसिस, ये सब पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड करने को होगा, तभी हम लोग का ये क्या दिखेगा, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA।
डीएनए को स्टूडेंट याद रखिएगा ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है, ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, ब्लूप्रिंट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे भी हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस जो हो गया, न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए प्लस आरएनए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। डीएनए आरएनए को क्या बोला जाता है, हेरिडिटरी मटेरियल बोल सकते हैं। ये चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डीएनए और आरएनए। यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा, डीएनए होता है आपका 10%, ठीक है, और आरएनए होता है आपका 2% से, मतलब ये सब अप्रॉक्स में लिखा जा रहा है, 2% फॉर एबव। और इसमें और भी होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं प्रोटीन, जो कि सबसे ज्यादा, कितना, लगभग 80%, 80% याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या 80%। प्रोटीन के अलावा यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे आपका लाइपेज आपका हो जाएगा लगभग 3%। तो आप टोटल को जब काउंट करेंगे तो ये 100 के आसपास ही आएंगे, ठीक है। ऐसे भी देखिए 8, 10, 90 और 595, तो वही अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया है, ठीक है। कुछ और भी पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। ये मेन हम लोग का डीएनए आरएनए जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर के रूप में, हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में जो कि ट्रांसफर किया जाता है। और डीएनए का भी अगर हम लोग यूनिट बोले तो डीएनए के अंदर भी कौन आता है, जीन आता है, जीन, ठीक है, क्रोमोसोमल यूनिट इसको बोलते हैं, वही जीन ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा, जनरेशन टू जनरेशन। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, देखिए लिखा हुआ है, और ये प्रोटीन मेनली हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसको भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्टिट्यूटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, देखिए लिखा हुआ है, डीएनए मॉलिक्यूल्स का क्या काम है स्टूडेंट, कंटेंट इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, मतलब सेल को अगर बनाना हो, सेल को कंस्ट्रक्ट करना हो, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन को कैरी रखता है ये डीएनए, ठीक है। इसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं हम लोग। फिर उसका देखेंगे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, देखिए लिखा हुआ है, जो फंक्शनल जो सेगमेंट होगा इसमें का क्रोमोसोमल यूनिट जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीन्स, ठीक है। इन ए सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, जो डिवाइड नहीं होगा, जब मतलब बोला जा रहा है अगर कोई सेल में डिवाइड नहीं हो रहा है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, यही डीएनए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में वहां पे काम करेगा, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे भी क्रोमेटिन का पार्ट है ये। उसके बाद फिर देखेंगे आगे, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इन लार्ज मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे थे वहां पे, ऐसा तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, कहां पे देखे थे, न्यूक्लियोलस के अंदर में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर में, तो वहां पे न्यूक्लियोलस के जो बगल में था वहां पे हम लोग देख रहे थे। फिर आगे देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, वेयरएवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द सेल क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड होगा, ये चीज भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे उतना क्लियरली लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग को पता करना पड़ेगा कि सेल जब डिवाइड होगा तभी आपका क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे शो होगा, दिखेगा। ये चीज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, ये पैराग्राफ भी हम लोग का कंप्लीट होगा। तो थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर आगे यहां से देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी इसका सेंट्रल रोल प्ले होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल, जो कि प्रोसेस है यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि एक सेल डिवाइड होकर दो नया सेल बनाता है, ठीक है। इट ऑल्सो play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये न्यूक्लियस है, एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में सेंट्रल प्ले रोल कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे लिख रहा है क्रूशियल पार्ट यहाँ पे बनता है किस चीज को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर। क्या यहाँ पे बोला गया, डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप, मतलब सेल डेवलप जो करना है सेल को, ठीक है, स्टार्टिंग में, मैच्योरिंग स्टेज में, तो ये किस पर डिपेंड होगा, न्यूक्लियस पे ही, न्यूक्लियस के ही क्रोमेटिन मटेरियल पे। एंड व्हाट फॉर्म, क्या वही बोला है, क्या बनेगा, इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम में, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज, इसमें जो केमिकल एक्टिविटीज होते हैं उन्हीं से ये पता चलेगा, ठीक है।
इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जैसा कि बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह में अगर हम लोग बोलते हैं, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। हम लोग जानते हैं अभी तक यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था, हम लोग उसको न्यूक्लियस समझते थे, ठीक है, न्यूक्लियस बोलते भी थे। अब क्या होगा, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड होगा ना, जो कि हम लोग प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, या एनसीईआरटी में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बस वहां पे लेक्चर 2 में अगर आप लोग जाकर देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर सर्च कीजिएगा बाय मैग्नेटिक ट्यूटोरियल लेक्चर 2, तो आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, तो वो आप लोग लेक्चर को देखिएगा तो और क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, बीजी वगैरह जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ना कि न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, इमैच्योर न्यूक्लियस होता है, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बांटा गया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। poorly defined due to the absence of nuclear membrane, क्या होगा, बाहरी वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो absent हो जाएगा, मतलब बाहरी वाला, ठीक है, इसको याद रखिए, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, ठीक है, उसका भी पार्ट होता है, 3 अलग अलग वहां पे हम लोग पार्ट पढ़ते हैं, एक पेरी न्यूक्लियर, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, 2 अलग अलग हो गए, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देख लिए। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोइड होगा उसमें सिर्फ क्या बचेगा, न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट, यह सिर्फ ध्यान में रखिएगा। इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, देखो लिखा भी हुआ है न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या होता है स्टूडेंट, शायद आगे लिखा भी हुआ है प्रीमिटिव, ठीक है, और कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोन्स जिसको बोलते हैं, कैरियोटिक्स को कैरियोन, प्रीमिटिव न्यूक्लियस मतलब उतना मैच्योर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो इसको फिर हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं तो समझ में आएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए यहां तक हम लोग देख लिए थे, हाँ, तो ये हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोट लिखा भी हुआ प्रिमिटिव और प्राइमरी, या फिर कैरियोट मतलब कैरियोन जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर इन्वेलप बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूकैरियोट बोल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है हम लोग कैरियोथेका भी बोलते हैं, किसको, ये कैरियोथेका, कैरियोथेका ग्रीक वर्ड में, किसको, न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। कहां पे लिखा हुआ न्यूक्लियर इन्वेलप, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, जस्ट सिमिलर टू कैरियोथेका, इसको कैरियोथेका बोलते हैं, याद रखिए, कभी कभी आता भी है एग्जाम में। फिर आगे लिखा हुआ स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन तो समझा ही रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो हम अभी लिखना चाहेंगे, जब जैसे ही न्यूक्लियस खत्म होगा तो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोकैरियोटिक सेल, सी इन फिगर 5.4, ऊपर एक फिगर दिया हुआ उसको हम लोग देखेंगे। ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इसके अलावा भी न्यूक्लियस तो वहां एब्सेंट ही है, ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इमैच्योर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड के रूप में है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जहां न्यूक्लिक एसिड सिर्फ पाया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मतलब जो ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे एब्सेंट है, या जो प्रेजेंट भी है वो उतना वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए यूकैरियोटिक से तब, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके देख लेते हैं कि क्या है ये फिगर। चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक होता है, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स, वो यहाँ पे नहीं होता है। मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, देखो लिखा हुआ है पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो कि सेक्शन 5.2.4 में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब सीधा सीधी क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब वहां पे न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होगा, ना और भी कोई चीज होगा, जिसको हम न्यूक्लियस बोल ही नहीं सकते, न्यूक्लियोइड एक अलग सा नाम यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, उसके चलते वहां पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर का होगा वो भी वेल डेवलप नहीं होगा, प्रोकैरियोट के केस में बोला जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पुअरली कोई फंक्शन पुअरली तरह से हो पाएगा। फिर लिखा हुआ है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक वाले, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसाइकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, इनमें वेसाइकल होता है जिसको बैग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब बताया गया है, बट नॉट विथ प्लास्टिड, लेकिन प्लास्टिड नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसका मतलब नहीं बोल देंगे कि ग्रीन प्लांट जैसा है उसको प्लास्टिड इसमें भी हो, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स का एक स्पेशल फीचर है, प्लास्टिड होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, वो चीज यहाँ पे होता है, ठीक है, प्लास्टिड यहाँ पे एब्सेंट है जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में। एज इन यूकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है प्लास्टिड, वो यहाँ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो सकता है, वो फोटोसिंथेसिस कवर कर सकता है, ठीक है।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे केमोसाइंथेसिस वाला भी बैक्टीरिया हम लोग देखे थे, आप लोग को ध्यान में होगा, आप लोग पढ़े होंगे लेक्चर 2, तो वहां पर आप लोग को मिला होगा केमोसाइंथेसिस बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फर लिविंग वाले बैक्टीरिया हो गए, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे मैंने नाम बताया था। फिर अब लोग स्टूडेंट ये हम लोग का फिगर होगा, पहले फिगर देख लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस का एक एक चीज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिर से हम लोग जानेंगे। फिगर में क्या है, ये फिगर किस चीज का, प्रोकैरियोटिक सेल का है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है उसके बारे में बताया गया, सेल वॉल है, बाहरी सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। हम कल भी बताए थे कि जो प्रोटेक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा रूप से होता है, तभी तो कोई चीज भी बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में आता है, इनको मारना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होता है। क्यों? थोड़ा सा लेट से इनका सेल डेड होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। अलग सा लेयर बनता है इनके बॉडी में, 2-3 लेयर होता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद देखेंगे अंदर न्यूक्लियोइड, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड है, जहां पे न्यूक्लियस होना चाहिए वहां न्यूक्लियोइड है। राइबोसोम होता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो यहाँ पे हैं वो अब्सेंट यहाँ पे दिखाए गए। ये इसके बॉडी में क्या है, फ्लैजेला के रूप में निकला हो, जो मूवमेंट में हेल्प कराता है और भी चीज में हेल्प कराता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे अब यहाँ पे हम लोग, आप लोग यहाँ पे कुछ हम बताने वाले हैं जो कि न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा, न्यूक्लियस के फंक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, आप लोग देखते चलिए। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस अगर हम लोग बोले क्या क्या है, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लोग देख लें कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। डीएनए, आरएनए होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, लाइपेज होता है, सबका परसेंटेज भी हम लोग जान लिए। सेम वैसा ही न्यूक्लियोप्लाज्म में भी स्टूडेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म वहां भी पाया जाता है, ठीक है। वहां भी आप लोग लिख लीजिएगा क्या क्या, आरएनए और डीएनए, वहां भी। तो आरएनए यहाँ पे 10% और डीएनए यहाँ पे बोल सकते हैं 85% होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये न्यूक्लियोलस हो गया, सॉरी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का। एक चीज और, न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आप लोग सबको पता होगा, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये सब चीज को याद रखिएगा, आगे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल पढ़ेंगे, ब्रेन ऑफ सेल पढ़ेंगे, ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस को ऐसे ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ेंगे। तो सभी चीज के बारे में ये सब क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन अराइज किया था, ये सब ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और एक चीज न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस याद रखिएगा। न्यूक्लियस तो हम लोग पढ़ लिए, एक हो सकता है, एक से ज्यादा, एक दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के केस में भी हो सकता है क्या, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये थोड़ा सा थिक होता है, राउंड टाइप का होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, राउंड वेसाइकल टाइप का होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, टीनी में छोटा होता है एकदम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग देख लें, न्यूक्लियोलस का क्या काम है वहां हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में आते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, ये सभी चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या होता है इसमें, पहला लिखेंगे हम कॉन्टेन जेनेटिक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, शॉर्टकट में थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। इसके डिटेल में अगर आप लोग को जानना चाहते हैं तो आप लोग लेक्चर 3 वाला वीडियो देखेंगे, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, आप ही लोग इसका आंसर पता होगा, फॉर्म ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, क्रोमोजोमल यूनिट, जो कि क्या है, जीन है, इस चीज को याद रखिएगा, जीन, ठीक है। ये हो गया, हम यहाँ पे घेर भी देते हैं सेकेंड। उसके बाद देखिएगा सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि यहीं पे सब होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है जो कंट्रोल किया जाता है। इट कंट्रोल्स, शॉर्टकट में लिखिए, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर आगे हम लोग स्टूडेंट लिख सकते हैं, एक्टिविटी है। थर्ड पॉइंट इज दैट राइबोसोम, यहां पे लिख सकते हैं एक एक्स्ट्रा में, फॉर्म्ड न्यूक्लियोलस, फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस, वही पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं, न्यूक्लियोलस, दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। आपको पता ही है, फाउंड इन न्यूक्लियस में पाया जाता है, फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो बोल रहे हैं उस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो पूरा समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट ऑल्सो, इट ऑल्सो, सॉरी, इट ऑल्सो रेगुलेट्स
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये हम लोग का है लास्ट टॉपिक, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसका लास्ट वाला वीडियो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हो गया फंक्शन। एक बार पढ़ देते हैं। contain genetic information in the form of gene, it controls all metabolic activity, ribosome formed in nucleus that is found in nucleus। यहाँ पे बताए हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं न्यूक्लियस को, जिसको हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन बनाने का। एक पॉइंट लास्ट है, इट ऑल्सो रेगुलेट्स सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ये हम लोग देख लिए स्टूडेंट न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा न्यूक्लियोलस के बारे में जानिए, न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में जानिए, जिसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। वहां पे 3 इन्वेलप होते हैं। न्यूक्लियर पोर के बारे में जानिए, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सभी के बारे में, क्रोमेटिन के बारे में जान लिए, क्रोमोजोम के बारे में जान लिए। तो थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। क्रोमोजोम में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोजोम होता है सबको पता होगा, 46, 23 पेयर, जिसमें से बोल सकते हैं 22 ऑटोजोम, ऑटोजोम ये पेयर है, पेयर, और 1 इज 6 क्रोमोजोम, 6 क्रोमोजोम, ठीक है। जो 6 क्रोमोजोम क्या होगा स्टूडेंट, एक्स एंड वाई या फिर एक्स एंड एक्स। एक्स वाई हुआ तो मेल और एक्स एक्स हुआ तो फीमेल। जब क्रॉस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फादर और मदर से ही फिर एक नया सेल जो डेवलप होता है, जो बेबी डेवलप होगा, यहीं से आता है। इसमें का एक एक्स हो गया और इसमें का एक एक्स हो गया, तो क्या बन गया, दोनों मिलके डॉटर, ठीक है, डॉटर, याद रखिएगा, डॉटर। और अगर एक्स और सॉरी इसमें का एक्स और इसमें का अगर वाई मिल गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिर वही मेल, जो मेल में एक्स वाई आप लोग को दिख रहा है, सन। ये आप लोग हो गया। और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बच्चे पूछेंगे सर और भी तो बन सकता है, एक्स एक्स वाई वाला भी बन सकता है, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो सब सिंड्रोम में कुछ आता है, क्लिमफिंटर सिंड्रोम हो गया, अलग अलग तरह का वो सब डिजीज में भी आता है, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी चर्चा कर सकते हैं, या आगे कहीं मिलेगा तो वहां जरूर चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे बता दिया, क्रोमोजोम है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। क्रोमोजोम के बारे में हम लोग समझ लिए। इसका जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ये भी आप लोग पढ़ लिए। तो इतना सारा चीज हो गया, इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर स्टूडेंट हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर वीडियो यहीं पे हम लोग का समाप्त होगा। अब चलिए यहाँ पे एक चीज और मुझे याद आया, अभी बोर्ड में इरेज कर रहा था तो याद आ गया कि क्रोमोजोम के बारे में थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे क्रोमोजोम का जो स्टार्टिंग था, मैं तो पढ़ता गया, शुरू से बताता गया, उतना जो मेन पॉइंट्स था उनको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोजोम के बारे में थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे भी डीपली हम लोग पढ़ेंगे नोट्स वाले सेक्शन में, जो हम लोग लेक्चर वाला पार्ट जो मेरा बनता है। तो क्रोमा का मतलब होता है क्रोम, क्रोम बोल सकते हैं। क्रोम का मतलब होता है स्टूडेंट क्या, कलर। अब क्रोम आप लोग वो वाला क्रोम मत समझ लीजिएगा जो गूगल क्रोम होता है, आप लोग मोबाइल में यूज करते होंगे। और जोम, जोम से बनता है जोमा, इसका मतलब होता है बॉडी। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि याद हो सके। कोई भी चीज को जब हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक को तोड़ के पढ़े, यूकैरियोटिक को तोड़ के पढ़े, इसको भी सोचे मैं तोड़ के थोड़ा बता दूं, ठीक है, तो ये आसान पड़ेगा आप लोग। कलर, बॉडी, ये हम लोग देख लिए यहाँ पे, जो किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट याद रखिएगा, गिवन बाई वेल्डेयर, वेल डी ई वाई ई आर। इन लोगों का ऐसा नाम रहता है कि थोड़ा याद भी नहीं होता, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा नाम अच्छा से। वेल्डेयर इन 1988 में दिया गया था क्रोमोजोम। और इसके बाद में और तो बाकी चीज आप लोगों को तो बता ही दिया गया, सब यूनिट बता दिए हैं। इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्रोमोजोम में क्या क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए और प्रोटीन, जो कि हिस्टोन, प्रोटीन मेनली हिस्टोन, जो कि हम लिखे नहीं थे उधर, सिर्फ बोले हुए थे, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं हिस्टोन, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन, डीएनए को ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ये भी बता दिए। डीएनए का जो यूनिट है उसके बारे में बता दिया कि जीन होता है इसमें। ये सभी चीज के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। डीएनए में क्या होता है स्टूडेंट, क्रोमेटिड भी पाया जाता है, इस चीज को भी याद रखिए। यहाँ पे तो हम लोग बताया नहीं कि एनसीईआरटी में, बट इसको याद रखिए। क्रोमेटिड्स क्या है स्टूडेंट, जो 2 सिमिलर आर्म होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर भी जब इतना हम लोग जान ही गए, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लीजिए, कैसा तरह का स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वाइलिंग कुछ होगा,
ठीक है, बस समझ लीजिए कि बस बोर्ड पे क्या करना है, गांच देना है, ऐसे बस बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसा कुछ तरह का होगा। अब बाहर से ऐसा, बुक में आप लोग कहीं देखे होंगे, आप लोग को दिखने के लिए मिल जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्रोमोसोम। यही दो जो आर्म है इसी को बोलते हैं क्रोमैटिड्स। और जो ये पॉइंट है जहां पे क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स जुट रहे हैं, जो दोनों पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंट्रोमेयर, जो कि हरदम 90 डिग्री के एंगल पे ही रहेगा। ये बस इतना मुझे बताना था जो मैं बता दिया। अब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ साइटोप्लाज्म की तरफ। 40 मिनट्स का वीडियो हो गया, मतलब और 5 मिनट 45 में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट साइटोप्लाज्म से, ठीक है। When you look at the temporary mounts of onion peel, जब हम onion peel का temporary mounts देखते हैं, as well as a human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. ठीक है, this region takes up very little stain. यहाँ पे little stain हो पाता है, little contrast हो पाता है, बोल सकते हैं यहाँ पे उतना क्लियरली वो नहीं दिखता है, क्योंकि वो खुद में ही एक कलरलेस बोल सकते हैं। डेंस फ्लूइड तो होता है लेकिन कलरलेस। सेम साइटोप्लाज्म किससे मिलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म से। वो भी डेंस था, वो भी कलरलेस टाइप का था, ये भी वही चीज है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हो गया सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही चलो, सेल वाल के बीच में फिर आप लोग बोलेंगे कि सर न्यूक्लियस साइड में बनाइए, तो मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन हो गया, सीएम बोल सकते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, और जो बचा जो हिस्सा, ये टोटल जो बच रहा है टोटल, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में तो सब कुछ होता है। क्या होता है सब कुछ? जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसी सेल ऑर्गेनेल्स के चलते साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टोर हाउस। याद रखिएगा, स्टोर हाउस। पावर हाउस नहीं बोलते हैं, स्टोर हाउस बोलते हैं। स्टोर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या रहता है? बिकॉज इट हैज अमीनो एसिड, और फिर बोल सकते हैं ग्लूकोज। अमीनो एसिड ए लिखे हैं, ग्लूकोज। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, और आपका जैसे हो गया विटामिन बोल सकते हैं, ठीक है, विटामिन वगैरह हो गए। फिर होगा यहाँ पे आयंस भी होते हैं कुछ, ये सभी चीज यहाँ पे पाया जाता है। स्टोर हाउस है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, ये स्टोर हाउस है। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयंस। आप लोग पूछेंगे कि सर ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज या फिर विटामिन, आयंस ये कहाँ से आ रहे हैं? तो देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म है यही साइट है मेटाबॉलिक प्रोसेस के। यहाँ पे लिख सकते हैं साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। यहीं पे कुछ प्रोसेस जैसे मान लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस, बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है स्टूडेंट? ग्लूकोज का या फिर कार्बोहाइड्रेट का टूटना, किस चीज में बदलना? एंजाइम के द्वारा। जैसे मान लेते हैं हम लोग एंजाइम के बदलेगा, क्यों? ताकि वो एनर्जी दे पाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी तो सेल को एनर्जी मिलेगा, तो सेल फंक्शन कर पाएगा। वही चीज यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस दिया हुआ है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो लिखे हुआ है। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड भी यहीं पे होता है साइटोप्लाज्म में। सिंथेसिस ऑफ विटामिन भी होता है, मतलब जो भी यहाँ पे हम लिखे हुए सबका सिंथेसिस होता है। इसके अलावा और भी चीज है, साइटोप्लाज्म ये रोल प्ले करता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और एक चीज करता है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हेल्पिंग इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अमॉन्ग सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में मान लेते हैं सेल ऐसे हो गया ये, ठीक है, सेल, दो सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या करता है? हेल्प करता है मटेरियल्स को एक्सचेंज कराने के लिए। ये भी हो सकता है, या फिर बाहरी मीडियम से आता है, जब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आता है तो ये साइटोप्लाज्म में ही आएगा, पहले आएगा कि नहीं? तो वो सब चीज में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। सेल में तो लगभग चीज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता ही है, इस चीज को आप लोग ध्यान में ही रखिएगा हरदम, ठीक है। ये सभी चीज को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, और हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, ये हो गया था। इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ईच ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शन फॉर द सेल। हाँ, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है स्टूडेंट, सेल जो ऑर्गेनेल्स जो यहाँ पे बताया जा रहा है, सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स में बोल सकते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, गोल्गी बॉडीज, ये फिर हो जाता है डिक्टोजोम भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज हो गया हम लोग का टोटल, हम लोग जो देख रहे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया है वो तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा जो हम लोग को पढ़ना होगा, जैसे एक्स्ट्रा में बोल सकते हैं सेंट्रोजोम वगैरह के बारे में, जो एनसीईआरटी में चर्चा नहीं किया गया है, वो चीज हम लोग कहाँ कवर करेंगे? लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 3 का वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा, जरूर ही बहुत बेस्ट वीडियो होगा, जिसमें पावर पॉइंट के थ्रू मैं समझाने का बहुत अच्छे रूप से ट्राई करूंगा, आप लोग समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। सेल ऑर्गेनेल्स
आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स जो यहाँ पे होते हैं, सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सभी क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स से बाहरी रूप से घिरे हुए रहेंगे। जो कि ये चीज एब्सेंट कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट के केस में, वहां तो सेल ऑर्गेनेल्स ही एब्सेंट रहता है। अगर सेल ऑर्गेनेल्स होते भी हैं तो उनके ऊपर का जो लेयर होता है, जो यहाँ पे बताया गया इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। यहाँ पे जिसको डबल मेम्ब्रेन होना होगा वहां पे सिंगल भी नहीं होता है, ऐसा भी केस आता है, ठीक है। प्रोकैरियोट देखो लिखा भी हुआ है, इन प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, देखो न्यूक्लियर रीजन का एब्सेंट के चलते वहां पे न्यूक्लियोइड होता है, इसी चलते और भी लिखा हुआ है the membrane bound cell organelles are also absent। यहाँ membrane bound cell organelles भी absent रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस का सेल ऑर्गेनेल्स क्या था, बाहरी वाला हिस्सा न्यूक्लियर एनवेलप, वो वहां पे absent था, जिसके कारण न्यूक्लियोइड बोला गया था। सेम चीज यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखें यूकैरियोट के केस में, यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज भी कर देते हैं थोड़ा जल्दी में, ताकि 45 मिनट तक कवर ये वीडियो हो पाए। बस इतना ही है, इसके आगे हम लोग को नहीं है। फिर अब देखते हैं अदर हैंड न्यूक्लियर, ये हो गया मेम्ब्रेन। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन, यहीं तक तो हम लोग को पढ़ना था, इनक्लोज्ड बाय यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। वायरस से हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मेम्ब्रेन का, आउटर मेम्ब्रेन का क्या यूजफुल है, क्या है। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन and hence do not show characteristics of life until they enter the living body। living body मतलब living host तक, जब तक वायरस नहीं आएगा। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये वायरस है, वायरस जब तक यहाँ पे नहीं आएगा इसके अंदर, तब तक इसको लिविंग नहीं बोलते। इसके पहले तक ये रहता है नॉन लिविंग, जैसे ही बॉडी में आ गया ये लिविंग, इसको हम लोग साइंटिस्ट के हिसाब जो भी है, बायोलॉजिस्ट अभी तक है, इसको बोला गया ए सेलुलर, इसमें सेल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर सेल नहीं होता है तो फिर कैसे करके ये फिर किसी बॉडी में आके एक्ट करना स्टार्ट करता, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये एक कंट्रोवर्सी एक चल रहा है अभी तक, मतलब ऐसा कि वायरस को अभी तक समझ में ही किसी को नहीं आया है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसीलिए वायरस को क्या बोलते हैं, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज वायरस। वायरस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये सभी चीज को आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए हम छोड़ के जाते हैं, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सके इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए दो टर्म हम लिख रहे हैं, एक होता है वायरोइड और एक होता है विरियन। क्या क्या होता है स्टूडेंट, विरियन, ठीक है, VIRION। एक होता है वायरोइड, वायरोइड। आप लोग बताएंगे कि कब वायरोइड होगा, कब वायरोइड बोलेंगे, कब विरियन बोलेंगे, दोनों वायरस को ही बोलते हैं। वायरोइड कब बोलेंगे और विरियन कब बोलेंगे, बस हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। इसके किसी बॉडी में जाने से, मान लो इस बॉडी में आया, ठीक है, अब बॉडी के बाहर आया, यही जो दो टर्म है, इसी वक्त वायरोइड या फिर विरियन हम लोग बोल सकते हैं। यही दो चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे स्टूडेंट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, ये पूरा सा टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए पहले। तो आप लोग इस चीज को, जो भी यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है आप लोग देख लीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी आप लोग को सॉल्व करना है और कमेंट में इजीली वे में आंसर उसका बताना है, शॉर्टकट में, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इसका वेट कीजिए, 4th पार्ट आने वाला है इसके बाद जल्दी ही, ठीक है, कल परसों में ही डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जस्ट ही हम लोग लेक्चर 3 भी कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।